लालपुर गांव में बबलू ऑटो चलाता था। उसकी पीलू घर का काम करती थी, लेकिन गैस का दाम ज्यादा होने के कारण ऑटो वालों को फायदे नहीं हो रहा था। लेकिन बबलू एक्स्ट्रा टाइम करके पैसा कमा लेता था। ये बात कालू ऑटो वाले को पसंद नहीं थी। वो सवारी से ज्यादा पैसे लेता था। पीलू अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप भी ओवर टाइम करने की जगह ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? ज्यादा पैसे कैसे ले लूं पीलू, बहुत से लोग गरीब होते हैं, थोड़ी मेहनत कर लेता हूँ, अपना काम बन जाता है। लेकिन समय रहते आप समझ जाइए, क्योंकि हमें पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है ना। अपने बच्चे होंगे तो उनकी स्कूल की फीस, हमारा घर का खर्च। बात तो तुम सही कह रही हो पीलू, मुझे कोई रास्ता देखना होगा, मेरी ईमानदारी भी रहे और मुनाफा भी हो। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और बबलू के पास और ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं। उसके ओवर टाइम खत्म हो जाता है और उसकी ईमानदारी से पैसे लेने के कारण उसे ज्यादा ग्राहक मिलते हैं और मुनाफा भी होने लगता है। लेकिन कालू इससे बहुत गुस्से में आ जाता है। इसको मजा चखाना ही होगा, बहुत ईमानदार बन रहा है ना। ऐसे सोचकर उस रात को बबलू के सो जाने के बाद उसके घर में जाता है और ऑटो पर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देता है। अगली सुबह बबलू पीलू के साथ घर के बाहर आता है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हम गरीब लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? बैंक से लिए हुए कर्ज भी चुकाना है। सोचा था कि ईमानदारी से काम करूंगा, लेकिन सब बर्बाद हो गया। पीलू और बबलू अब मजदूरी का काम करने लगे और घर के लिए पैसे कमाने लगे। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। बबलू बहुत उदास हो जाता है। ये देखकर एक दिन हरिया उसे अपने गराज में बुलाता है। काम खत्म होने के बाद बबलू और पीलू हरिया के पास जाते हैं। तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जाता बबलू। मेरे पास 2 पुराने ऑटो पड़े हैं, लेकिन इनमें से एक में ही इंजन है। तुम चाहे तो ले लो। तुम बहुत नेक दिल के हो हरिया, लेकिन मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मैं इतने पैसे कमा पाऊंगा जिससे कर्जा उतर जाए। डबल मेहनत क्यों करना है जी, डबल ऑटो बना लो। हरिया भाई, आपके ये दोनों पुराने ऑटो अगर जोड़ लेंगे तो ये डबल ऑटो बन जाएगा और इसमें डबल सवारी आ सकेगी, मतलब एक ही बार में डबल मुनाफा। फिर पीलू के उस आइडिया से हरिया और बबलू डबल ऑटो बना देते हैं और बबलू ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगता है। ये देखकर कालू की सिर चकरा जाता है। बबलू के डबल ऑटो में बहुत सी सवारी बैठ जाते थे। पीलू, तुम्हारे कारण हम मुसीबत से बाहर आ गए हैं। नहीं जी, ये तो आपकी मेहनत का नतीजा है। हे भगवान, इस बबलू की ईमानदारी और लगन के आगे मेरी नहीं चलेगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से बबलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। हीरापुर के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी पंक्चर बनाते थे। ऐसे ही एक दिन टिल्लू उनकी दुकान में पंक्चर बनवाने के लिए आया। अरे मैडम, आप पंक्चर बना रही हैं? हाँ भाई साहब, मैं औरत हूँ तो क्या पंक्चर नहीं बना सकती? आप फिक्र ना करें, हम लोग बहुत अच्छे से पंक्चर रिपेयर करते हैं, आपको शिकायत नहीं होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। टिल्लू के जाने के बाद आज का दूसरा ग्राहक था ये। इतनी मेहनत के बाद भी कमाई नहीं होती है। सुनिए जी, हमारा ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दिन में सिर्फ 20 पंक्चर ही ठीक कर पाते हैं। हम कम से कम 30 पंक्चर बनाने होंगे। अच्छा, तो मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। उनकी दुकान से कुछ दूरी पर कालू की भी पंक्चर की दुकान थी। वो पीलू की बात सुनकर हिसाब लगाता है। पीलू चिड़िया, 30 नहीं, मैं तो 50 पंक्चर ठीक करूँगा अपनी दुकान में और तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। तो और 50 पंक्चर मेरे पास ठीक करवाने आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे एक चाल चलनी होगी। फिर कालू अपनी पत्नी सुंदरी को बहुत सारे कील देता है और अपनी दुकान से पहले खड़ा कर देता है। सुंदरी आने वाली गाड़ियों के नीचे कील फेंक देती थी, जिससे
गाड़ियाँ पंक्चर हो जाती थी और फिर सुंदरी और कालू उनको अपनी दुकान में ले आते थे। इस तरह से वे लोग बहुत पैसे कमाने लगे। अरे आपने देखा कि कालू कैसे लोगों की गाड़ियाँ पंक्चर करके उन्हें ठीक करता है और पैसे कमा रहा है। हाँ, ये बहुत गलत कर रहा है, एक दिन बहुत पछताएगा। लेकिन पीलू और बबलू के पास ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। इस बीच बबलू, पीलू, पीलू भाभी, ये देखो मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। ये है ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन, लेकिन इससे आप लोग दिन में 100 पंक्चर बना सकोगे। लेकिन हरिया भाई, हमारे पास तो आजकल 10 ग्राहक भी नहीं आते हैं। फिर पीलू हरिया को कालू और सुंदरी के बारे में बताती है। तुम अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। मैं आज से स्कूल और ऑफिस में लेटर दे के आऊंगी कि हमारे यहाँ ऑटोमेटिक पंक्चर बनाने की मशीन है और जो ग्राहक आएंगे उसे हम 50% डिस्काउंट देंगे। ऐसे पीलू सोचती है। आइडिया तो अच्छा है पीलू, कम से कम खाने के लायक पैसे तो आएंगे, नहीं तो कालू ने तो हमारी दुकान बंद ही करवा दी है। क्यों बबलू, ये मेरी नई कार कैसी लग रही है? सुनो, दुकान बंद करके तुम मेरे नए घर आना। बबलू, पीलू, देखना हमारी दीवार जितनी टीवी है, डबल डेकर फ्रिज है और सुंदरी के पास तो गहने भी है। तुम्हारी तरह गरीब नहीं है हम लोग। जाओ कालू जाओ, हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। इसी तरह कुछ दिनों के बाद तेज रफ्तार से बड़ी सी गाड़ी आ रही होती है। सुंदरी ये देखकर सोचती है, अरे इतनी बड़ी कार, इनसे तो 1000 रुपए लूंगी पंक्चर ठीक करने का। और वो कार के नीचे कील फेंक देती है। कार डगमगाते हुए रुक जाती है। जैसे ही कालू और सुंदरी उसके पास जाते हैं, उसके अंदर से डाकू निकलते हैं। मैंने देखा कि तूने हमारी गाड़ी की पंक्चर की थी। डाकुओं से चोरी, अभी हम तुम्हारा घर लूटेंगे। फिर वो डाकू कालू के घर से रुपये, गहने और फिर कालू की कार चुराकर भाग जाते हैं। हाय, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। सारी चोरी की कमाई चोरी हो गई। अब आगे से कसम खाते हैं ऐसा नहीं करेंगे। कालू कसम खाता है तो हमारी दुकान बंद करने चले थे, खुद ही दुकान लूट बैठे। इसके बाद पीलू और बबलू अपनी मशीन से पूरे जंगल के लोगों की गाड़ी का पंक्चर ठीक करते थे और जल्दी ही वो लोग बहुत अमीर हो गए। फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी ईमानदारी से रहने लगे। एक गांव में रिंकू खरगोश रहता था। तोता उसका बहुत अच्छा दोस्त था। रिंकू बहुत सीधा साधा था, वो किसी की बात में आ जाता था, लेकिन तोता हमेशा ख्याल रखता था कि उसके दोस्त के साथ कोई चालाकी नहीं करे, क्योंकि रिंकू के पीछे शेरा और भल्लू लगे रहते थे कि कब उन्हें मौका मिले और कब वो लोग रिंकू का फायदा उठा ले। एक दिन रिंकू अकेला गाँव में घूम रहा था। रिंकू, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भल्लू जी। मैं ना जंगल की दूसरी तरफ जा रहा था, अब तुम दिख गए। अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें ताजी ताजी गाजर दूंगा। अरे वाह, ताजी गाजर, वो तो खाने में बहुत मजा आएगा। चलो भल्लू भाई। और इस तरह से भल्लू की चाल में रिंकू फंस गया था। अब हर दिन भल्लू उसे मिलता था और उसको गाजर खिलाता था। एक दिन तोता दोनों को देख लेता है और रिंकू से आकर कहता है, रिंकू, भल्लू बहुत चालाक है, तुम उसकी बातों में मत आना। नहीं तोता, भल्लू विश्वास के लायक है, वो मुझे ताजा गाजर देता है, तुम चिंता मत करो। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन सावधान रहना। और ऐसा कहकर तोता वहाँ से चला जाता है और भल्लू वहाँ पर आ जाता है। रिंकू, क्या कर रहे हो? चलो, आज तुम्हें मैं एक खेत में लेकर जाता हूँ। वहाँ पर बहुत सारी लाल लाल गाजर उगी है, आज तो तुम्हारी पार्टी हो जाएगी। ये सुनकर रिंकू लालच में आ जाता है और भल्लू के साथ गाजर के खेत में चला जाता है। रिंकू गाजर खाने लगता है, तभी उस खेत के किसान को पता चल जाता है और वो वहाँ पर एक जाल लेकर जाता है। भल्लू एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, लेकिन रिंकू किसान के जाल में फंस जाता है। भल्लू भैया बचाओ,
बचाओ मुझे। लेकिन भल्लू उसे बचाने नहीं आता है। लेकिन रिंकू की चीख पुकार सुनकर तोता तेजी से तुरंत उस दिशा में उड़कर आ जाता है। अपने दोस्त को जाल में फंसा देखकर वो चौंक जाता है और बिना समय गवाए तोता जाल को काटने लगता है। किसान ये देख लेता है और अपनी लाठी निकालकर तोते की तरफ फेंक देता है, लेकिन तोता उड़कर बच जाता है और वो लाठी पेड़ के पीछे छुपे हुए भल्लू के सिर पर पड़ती है और भल्लू बेहोश हो जाता है। तोता जाल काटने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्त के साथ भाग जाता है। मुझे माफ कर दो तोता भाई, मैंने तुम्हारा कहना नहीं माना और एक धोखेबाज से अपने लालच में आकर दोस्ती कर ली। रिंकू तुम्हारी जान पर बनाई थी, इसलिए अच्छे लोगों के संगत होना बहुत जरूरी है। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अब से कभी भी किसी बुरी संगत में नहीं पड़ता था। हमेशा संभल कर रहता था और दोस्ती करने में जल्दबाजी नहीं करता था। एक छोटे से गांव में मगरू बदमाश रहता था। वो दूसरे के बच्चों को अपहरण कर लेता था, लेकिन आज तक उसे किसी ने रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। तो किसी को ये नहीं पता था कि मगरू ही बच्चों की चोरी करता है। उसी गांव में पिग्गी और पिग्गा रहने के लिए आते हैं। उनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। पिग्गा कहता है, बच्चों, हम काम से बाहर जा रहे हैं, तुम लोग घर को अंदर से बंद कर दो और जब हम आए तभी घर का दरवाजा खोलना। जी पापा। ऐसा कहकर वो और उसकी पत्नी चले जाते हैं और ये देखकर मगरू सोचता है, वाह, इतने सुंदर बच्चे, इन्हें चुराने में मजा आएगा। और मगरू उनके घर जाता है और दरवाजे पर खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है। एक बच्चा ऊपर खिड़की से उसे देख लेता है। अरे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, मैं बहुत देर रुक नहीं सकता, अगली बार पूरी प्लानिंग के साथ आऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जब पिग्गा और पिग्गी वापस आते हैं तो पापा, मगरमच्छ अंकल दरवाजा खटखटा रहे थे, हमने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन कम से कम ये पूछ लेना कि आप कौन हैं, इससे पता चल जाएगा कि वो किस काम से आए थे। और अगले दिन भी दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को घर में छोड़कर उनसे घर को अंदर से बंद करने के लिए कहकर चले गए। दूर से मगरू ये देख रहा था और थोड़ी ही देर में वो उनके घर जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं दूध वाला हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। लेकिन मम्मी पापा नहीं है, आप शाम में आना। मुझे तुम्हारे मम्मी पापा ने ही भेजा है तुम्हें दूध देने के लिए, दरवाजा खोलो। लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें। सॉरी अंकल, हम दरवाजा नहीं खोल सकते। मम्मी पापा सिखाए हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मगरू बहुत गुस्सा करता है, लेकिन दूर से पिग्गी और पिग्गा आते दिखते हैं तो वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर बच्चे पूरी बात अपने मम्मी पापा को बताते हैं। लगता है वो बच्चा चोर ही है, अब से हमें सावधान रहना होगा। इधर मगरू बहुत गुस्से में रहता है, उसे अब सावधान रहना होगा। मैं तो बच्चों को चुरा कर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए। और अगले दिन मगरू पिग्गी और पिग्गा के जाने के बाद उनके घर जाता है और गुस्से में दरवाजा तोड़ देता है और वो तीनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी ही दूर में पिग्गी और पिग्गा उसका इंस्पेक्टर सींगा गेंडे के साथ इंतजार कर रहे थे। वो रहा बच्चा चोर मगरू। अब इसकी खैर नहीं। और सींगा तुरंत मगरू के सामने आ जाता है और उसके कांस्टेबल्स उसको घेर लेते हैं। बच्चों को छोड़ दो मगरू, तुम रंगे हाथों बच्चा चोरी करते पकड़े गए हो। अरे, ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? हम कल रात में इंस्पेक्टर सिंगा जी से मिलकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया था। और फिर मगरू से सिंघा बच्चों को छीन लेता है और मगरू की पिटाई हो जाती है और उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। जब कोई गलत काम करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है तो एक न एक दिन उसे अपने बुरे कामों का बुरा परिणाम भुगतना ही होता है।
एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वो बहुत कमजोर हो चुका था और खुद से शिकार भी नहीं कर सकता था। इस तरह कमजोर होने के कारण वो भूखा रहने लगा और अपनी गुफा में सोचने लगा। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो इस बुढ़ापे में भूखा ही मर जाऊंगा। अगर मेरी मदद छोटू कर देगा तो मेरा काम बन सकता है। और फिर शेरा छोटू से मिलता है। छोटू, तुम मेरे बीमार होने की खबर जंगल में फैला दो, बाकी मैं तुम्हें खाने में हिस्सा दिया करूंगा। छोटू शेर की बीमार होने की खबर जंगल में फैला देता है। जब जानवर शेर की तबीयत पूछने के लिए उसकी गुफा में जाते थे तो शेर उनका शिकार कर लेता था। इस तरह से बहुत दिनों तक शेर एक एक करके बहुत से जानवरों को खा जाता था और वो हट्टा कट्टा हो गया। ये तो अच्छा तरीका हाथ लगा है। अब तो मुझे जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है, गुफा में ही शिकार आ जाते हैं। एक दिन रिंकू खरगोश सोचता है कि जंगल से जानवर कम हो रहे हैं। जो भी जानवर शेर को देखने के लिए गया है उसके बाद से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्या राज है, पता करना होगा। और रिंकू शेर की गुफा के बाहर जाता है। महाराज शेर जी, कैसे हैं आप? कौन है? मेरी तबीयत बहुत खराब है, अंदर आ जाओ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आ जाओ दोस्त, गुफा के अंदर आ जाओ। इतनी देर में रिंकू गुफा के आसपास ध्यान से देखता था। महाराज, आपकी गुफा के अंदर जानवरों के पंजों के निशान हैं, लेकिन जानवरों की बाहर आने की निशान नहीं है। कुछ गड़बड़ है। और अब तो मैं अंदर झांक कर देख रहा हूँ, गुफा के अंदर तो जानवरों की हड्डियाँ दिखाई दे रही है। फिर रिंकू वहाँ से भाग जाता है और पूरे जंगल में ये बात फैला देता है। सारे जानवर छोटू को पकड़ लेते हैं। क्यों छोटू, तुम्हारी और शेर की क्या मिली भगत है, बताओ हमें। डर के कारण छोटू सब बोल देता है। फिर छोटू की पिटाई हो जाती है और उसे जंगल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लगता है कि अब मैं अपने बुरे कर्मों के कारण भूखा ही रह जाऊंगा। शेर जंगल में शिकार नहीं कर पाता है और उसका भूखे रहने से बहुत बुरा अंत होता है। दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाने से और धोखा देने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। बंसीपुर गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही मेहनती था। वो साल भर मेहनत करके किसानी करता था। अपनी फसल बेचकर अपना घर चलाता था। पीलू, इस बार मैंने आलू की फसल बोई है और खाद और सिंचाई का भी खास ख्याल रखा है। तुम देखना, इस बार बहुत बढ़िया फसल होगी। भगवान करे ऐसा ही हो, नहीं तो अगर पिछले बार की तरह हमारी फसल बर्बाद हो गई तो हम जीने लायक नहीं बनेंगे। हमारे ऊपर वैसे ही बहुत उधार है। पीलू के घर के पास ही सुंदरी रहती थी। वो पीलू की गरीबी का मजा लेती थी। पीलू बहन, बबलू भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आप लोगों के ऊपर इतना उधार है। ऐसा करो पीलू बहन, मेरे घर आज कुछ मेहमान आने वाले हैं। तुम शाम में आके खाना बना देना। इसी बहाने तुम्हें थोड़ा सा पैसा भी दे दूंगी और तुम्हें भी पैसे देखने को मिलेगा, है ना? पीलू को सुंदरी की बातें बहुत खराब लगती है। वो हर बार उनकी गरीबी का मजाक उड़ा के चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन बबलू अपने खेत जाता है। वो देखता है कि उसकी आलू की फसल बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन जब वो एक पौधे को निकाल कर देखता है तो पता है कि उसमें आलू नहीं उगा है। इसी तरह वो सारे पौधे देखता है, लेकिन किसी में भी आलू नहीं उगे। बबलू उदास होकर अपने खेत में बैठ जाता है। मेरे खेत में आलू क्यों नहीं उगे? ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे खेत में आखिर फसल क्यों नहीं होती है? ऐसे ही सोचते बबलू रोने लगता है। जैसे ही उसके आंसू मिट्टी में गिर जाते हैं तो अचानक से खेत में सोने के आलू उग जाते हैं। अरे भगवान,
तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत में तो सोने के आलू उगाए हैं। अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर बबलू एक बोरी में सोने के आलू भर लेता है और घर लेकर जाता है। बबलू एक सोने का आलू बेचकर घर का राशन ले आता है और पूरा कर्ज भी चुका देता है। लेकिन वो सोने के आलू वाली बात पीलू को नहीं बताता है। एक दिन सुंदरी उसके घर आती है। क्या हुआ, इस बार तुम लोग आलू की फसल नहीं बेच रहे हो क्या? इस बार भी तुम्हारी फसल बर्बाद हो गई है? ऐसा है तो तुम लोग तो सड़क पर आ जाओगे। नहीं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। नहीं नहीं पीलू, बबलू इस बार फसल बिकाने के लिए बाजार गया ही नहीं। अब तुम ही सोचो कि तुम्हारा आगे क्या होगा। बबलू जब घर लौटता है तो पीलू उससे पूछती है, पड़ोसन कह रही थी कि आप इस बार शहर के जंगल में आलू बेचने के लिए नहीं गए थे। अगर हमारी आलू की फसल हुई ही नहीं है तो अपने घर का राशन कहाँ से लेकर आए हो? इसके बाद बबलू पीलू को सोने के आलू से भरी हुई एक बोरी दिखाता है। खिड़की में से सुंदरी भी उस सोने के आलू की बोरी को देख लेती है। अरे, इनके पास तो बोरी भरकर सोना है, ये तो मेरे पास होना चाहिए। ऐसा सोचकर वो उनके घर जाती है। तुम दोनों गरीबों को खाना नसीब हो रहा होगा, ऐसा करो तुम मेरे घर खाना खाने आ जाओ। सुंदरी को पीलू और बबलू मना नहीं कर पाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ सुंदरी उन्हें बहुत बड़ी थाली परोसकर लेकर आती है और उन्हें खाने के लिए देती है। जब दोनों पति पत्नी खा रहे होते हैं, वो चुपचाप उनके घर चली जाती है और सोने के आलू चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो आलू उठाती है, एक आलू पत्थर में बदल जाता है और उसके पैर पर गिर जाता है। उसके चीखने की आवाज सुनकर पीलू और बबलू वहाँ जाते हैं। सुंदरी वहाँ से भाग जाती है। तभी तो मैं सोचूं कि हमेशा हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली हमें आज दावत क्यों दे रही है? हमारे पीछे से हमारी सोने की आलू चुराना चाहती थी। ये सुंदरी बहुत लालची है। इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये लालच करना नहीं छोड़ती है। इसी वजह से ये आलू पत्थर में बदल गया था। हाँ बबलू जी, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आलू जब तक हमारे घर में रहेंगे, ये हमारे लिए मुसीबत के बीज बन जाएंगे। चलिए इन्हें खेत में गाड़ कर छुपा देते हैं। फिर दोनों पति पत्नी खेत में सोने के आलू छुपा देते हैं। बंटी बहुत मेहनती और ईमानदार था। इसी वजह से उसकी शुद्ध भावनाओं में निकले आंसू से सोने के आलू खेत में उग आए थे। वहीं दूसरी तरफ सुंदरी का मन काला था। इसी वजह से उसके छूते ही सोने के आलू पत्थर में बदल गए। अब बबलू और पीलू की गरीबी दूर हो गई थी और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में मोना नाम की एक हथनी रहा करती थी। मोना हथनी का एक बेटा भी था जिसका नाम सोनू था। सोनू खरगोश अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। सोनू खरगोश के पापा की कुछ समय पहले कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके कारण मोना हथनी को अब काम करना पड़ता था। उसने अपने घर में एक मेड भी रखी हुई थी जिसका नाम पीहू लोमड़ी था। पीहू लोमड़ी बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर की सफाई भी बहुत अच्छे से करती थी। अरे पीहू, मैं जॉब पे जा रही हूँ, तुम सोनू का अच्छे से ध्यान रखना और उसे जो भी खाना उसे दे देना, ठीक है? और सारे कपड़े भी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए, उन्हें भी धुल लेना। ध्यान से कर देना ये सारे काम, रात को आकर मैं देखूंगी। अले मोना दीदी, आप मेरे रहते किसी भी बात की फिक्र मत करा करो, मैं सारे काम कर लूंगी। आप बस अपने काम पर ध्यान दो दीदी। जब तक मैं हूँ सोनू बाबा को कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। मोना बेफिक्र होकर अपने जॉब पर चली जाती है। मोना के ऑफिस में अब कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसके ऑफिस वालों ने उसे वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। मोना हथनी पीहू लोमड़ी से कहती है, अरे पीहू, जाकर पहले तो सोनू को उसके स्कूल से ले आ, उसके बाद यह काम कर लेना। जा जल्दी से, उसके बाद मैं तुझे और काम बता दूंगी। चल चल। पीहू लोमड़ी सोनू खरगोश को स्कूल से ले आती है। उसके बाद मोना हथनी पीहू लोमड़ी को और काम बता देती है। काम भी बहुत ज्यादा था, लेकिन पीहू लोमड़ी काम को जल्दी निपटा देती है। पीहू, अब तू कपड़े धुल ले, इसके बाद खाना बना देना
और बाजार से भी सब्जी ले आना। देख फ्रिज में एक सब्जी भी नहीं रखी है, अब कल क्या बनाएंगे। चल 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 जल्दी जल्दी हाथ चला, बहुत काम पड़ा है। पीहू पूरा दिन काम करके अपने घर चली जाती है। मोना को काम जरा भी नहीं करना पड़ता था। एक दिन अचानक से पीहू लोमड़ी की तबीयत खराब हो जाती है। पीहू लोमड़ी मोना हथनी से कहती है, दीदी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ दीदी, कल जल्दी आकर काम खत्म कर लूंगी। ठीक है पीहू, तू घर जाकर आराम कर, कोई बात नहीं, जो काम पड़ा है कल आकर कर लेना। पीहू लोमड़ी घर चली जाती है। अगले दिन जब पीहू काम पर नहीं आती तो मोना हथनी को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। उसकी अब इतना काम करने के बाद हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इससे पहले उसने इतना सारा काम कभी नहीं किया था। ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पीहू अभी भी काम पर नहीं आती। अरे ये पीहू कहाँ रह गई, ऐसे तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो काम पर नहीं आई तो सारा काम मुझे ही करना होगा। तभी दरवाजे से एक और लोमड़ी आती है, जिसका नाम सोनी होता है। वह अंदर आती है। अरे अरे तुम कौन हो और कैसे अंदर चली आ रही हो? मैडम पीहू, मेरा नाम सोनी है, मैं पीहू की बहन हूँ। उसकी तबीयत अभी खराब है, इसलिए उसने मुझे अपने बदले काम पर भेजा है। मोना ये सुनते ही बहुत खुश हो जाती है और उसे सारे काम बता देती है। सोनी तुम पहले खाना बना दो मुझे, और सोनू को बहुत तेज भूख लग रही है, चलो चलो जल्दी बनाओ। ठीक है मैडम। सोनी लोमड़ी खाना बनाती है। जब दोनों खाना खाते हैं तो वह खाने में बहुत ही अच्छा होता है। मम्मी सोनी दीदी तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ बेटा, ये तो पीहू से भी अच्छा खाना बनाती है। अरे मैडम, हम दोनों बहनों का खाना बनाना हमारी मम्मी ने ही हमें सिखाया था। एक दिन सोनू के ऊपर एक चूहा भागते हुए जाता है। मम्मी मम्मी चूहा देखो, यहाँ से भागा है। हम मगर ये आया कहाँ से? मम्मी इसे पकड़ो ना, वरना ये मुझे परेशान करेगा। मम्मी पकड़ो ना जल्दी से। ठीक है सोनू, मैं कुछ करती हूँ। मोना हथनी चूहा पकड़ने के लिए चूहादानी लाती है और स्प्रे भी लाती है, जिससे चूहा बेहोश हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चूहा उनकी पकड़ में नहीं आता है। मम्मी आपका प्लान तो खराब हो गया, अब मैं ही कुछ करता हूँ। सोनू एक जाल बनाता है, जिसके अंदर सोनी के हाथ का बना हलवा रख देता है। चूहा जब उसे खाने के लिए आता है तो वो उसके अंदर बंद हो जाता है और सोनू उसे पकड़ लेता है। अरे वाह सोनू, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया, ऐसे कैसे? मम्मी ये चूहा सोनी दीदी के हाथ का बना हलवा खाने के लिए आया था, इसे भी दीदी के हाथ का बना खाना बहुत अच्छा लगा। हाँ, आखिर सोनी खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है। चलो अब इसे बाहर छोड़ाते हैं, वरना ये घर का नुकसान कर देगा। पहले इसने बहुत सारे कपड़े कुतर दिए हैं और सोनू खरगोश उसे दूर जगह पर जाकर छोड़कर आ जाता है और इस तरह उन्हें उस चूहे से निजात मिल जाती है। भोरपुर में पीलू चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। उनके एक छोटा बच्चा भी था। दही जमाने में बहुत अच्छी महारत हासिल कर रखी थी। उसका बनाया हुआ दही दूर दूर से पक्षी आकर खरीदते थे और उसके पति का एक डेयरी फार्म था, जिसके दूध से पीलू चिड़िया दही जमाया करती थी। पीलू चिड़िया की कामयाबी से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था और वो कुछ न कुछ मौका ढूंढता रहता था, जिससे उसका धंधा खराब हो सके। लेकिन अभी तक उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। काम धंधा बढ़ता देखकर पीलू चिड़िया का पति 2-4 गाय और भैंस और खरीद ले आया। एक बार हरिया तोता उसकी दुकान पर आता है। पीलू बिटिया, तुमने दही का व्यापार करके बहुत अच्छा किया है। ये कालू कौवा जो दही जमाता था वह बहुत ही बकवास होता था, कड़वा होता था। तुम्हारा दही तो लाजवाब मीठा होता है। चलो अब आधा किलो पैक कर दो मेरे लिए। ऐसा सुनकर पीलू चिड़िया बहुत खुश होती है। हरिया काका, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया, मैं आपको मलाईदार दही देती हूँ। कालू कौवा पीलू चिड़िया की सफलता को देखकर एक बार फिर चिढ़ जाता है। एक बार कड़क सेठ पीलू की दुकान पर आता है। सब लोग कड़क सेठ को देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। कड़क सेठ वहाँ का जमींदार था। पीलू जी, हमने सुना है आपका बनाया हुआ दही बहुत स्वादिष्ट होता है, उसकी लस्सी लाजवाब बनती है। जी मालिक, आपने बहुत सही सुना है। मैं बहुत होशियारी से दही जमाती हूँ, बहुत सावधानी से इसका रख रखाव करती हूँ, इसलिए इस दही का स्वाद बहुत अच्छा होता है। अच्छा ऐसा है तो थोड़ा दही हमें चखाओ। क्यों नहीं, ये लीजिए, ये दही चख के देखिए। कड़क जब पीलू के जमाए हुए दही को चखता है तो वो बहुत खुश होता है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आता है और जमींदार की चाटुकारिता करने लगता है। अरे मालिक, आप यहाँ
एक बार मेरे जमाए हुए दही को भी चख लीजिए। कड़क जब कालू कौवे के जमाए हुए दही को चखता है, थू, अरे इतना कड़वा दही, तुम जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। इससे डरकर कालू कौवा वहाँ से तुरंत भाग जाता है। कड़क पीलू की ओर देखकर कहता है, पीलू जी, हमारे घर में त्योहार है, आप हमें 50 पैकेट दही दीजिएगा। याद रखिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी दुकान बंद करवा देंगे। नहीं मालिक, आपको टॉप क्वालिटी का दही मिलेगा। पीलू चिड़िया खुशी खुशी घर आती है और अपने पति के साथ वो कड़क जी के लिए दही जमाती है। फिर कुछ काम आने के कारण दोनों घर से बाहर जाते हैं। कालू कौवा मौके की तलाश में उनके घर के बाहर ही था। जैसे ही वो देखता है कि दोनों घर से बाहर गए हैं, वो उनके घर में चुपचाप खिड़की से घुस जाता है। उसके हाथ में 2 नींबू होते हैं। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। मैं इनको कड़क की नजर में गिरा दूंगा और फिर इनकी दुकान बंद हो जाएगी। फिर देखता हूँ इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। ऐसा कहकर वो नींबू को दही में निचोड़ने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद जब पीलू और उसका पति घर लौटते हैं तो वो अपने बच्चे को चखने के लिए दही देते हैं। तू मम्मी पापा, ये दही तो बहुत कड़वा है। आप लोग कब से ऐसा कड़वा दही जमाने लगे? ये सुनकर पीलू और उसका पति घबरा जाते हैं। पीलू सोचती है, हे भगवान, अब कड़क जी तो हमारी दुकान बंद करवा देंगे। ये दही तो पूरी तरह से खराब हो गया है। लेकिन ये दही खराब कैसे हुआ? हम तो इतनी सावधानी से जमा रहे थे, ये तो मीठा होना चाहिए था। अब जो भी हुआ, अब भगवान ही हमें बचा सकते हैं। ऐसा कहकर वो एक दही के बर्तन को अपने खेत में लेके जाती है और वहाँ पर मिट्टी में डाल देती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, आप ही हमारी लाज बचाइए। अगले दिन पीलू जब खेत में जाती है तो खेत से बहुत सारे दही के पैकेट निकल आते हैं। ये देखकर वो और उसका पति हैरान रह जाते हैं और खुश भी होते हैं। उन दही के पैकेट्स को वो दोनों पति पत्नी तोड़ते हैं और कड़क को दे आते हैं। कड़क के घर में त्योहार चलता रहता है। दोनों पति पत्नी घबराए हुए होते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। जैसे ही कड़क और उसके घर परिवार वाले दही चखते हैं तो वो पीलू और उसके पति को बहुत शाबाशी देते हैं और तारीफ करते हैं। अरे ऐसा मीठा दही तो लाजवाब है, हमने तो ऐसा दही कभी नहीं खाया। पीलू अपने पति को देखकर मुस्कुराती है। इस तरह से कालू कौवे का प्लान फेल हो जाता है और आखिर में उसे अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ता है।